हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलके एकेडमी। मैं आकाश मेहता। आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स अक्टूबर महीने के गुजरात स्पेसिफिक। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज़। हमारी पहली न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली यूएन वर्ल्ड टूरिज़्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा गुजरात का जो धोर्डो विलेज है उसको बेस्ट टूरिज़्म विलेज के लिस्ट में शामिल किया गया है। उसके बारे में बात करते हैं। द धोर्डो विलेज इन द कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ द गुजरात नेम इन द थर्ड एडिशन ऑफ द बेस्ट टूरिज़्म विलेज लिस्ट विच इज़ रिलीज बाय द यूएन वर्ल्ड टूरिज़्म ऑर्गेनाइजेशन। बराबर ना। तो यूएन की एक संस्था है वर्ल्ड टूरिज़्म ऑर्गेनाइजेशन, जो हर साल एक लिस्ट अनाउंस करती है, जो लिस्ट का नाम है बेस्ट टूरिज़्म विलेजेस। बराबर ना। एक ऐसे विलेजेस का लिस्ट होता ही है कि ये विलेज एक आइडियल विलेज के तौर पे काम करता है बाकी विलेज के लिए, कि जहाँ ओके तो न्यूज़ क्या कहती है कि धोर्डो विलेज इन द कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ द गुजरात नेम इन द थर्ड एडिशन ऑफ द बेस्ट टूरिज़्म विलेज लिस्ट विच इज़ रिलीज बाय द यूएन वर्ल्ड टूरिज़्म ऑर्गेनाइजेशन। बराबर ना। तो यूएन की एक संस्था यूएन वर्ल्ड टूरिज़्म ऑर्गेनाइजेशन हर साल एक लिस्ट अनाउंस करती है जिसका नाम है बेस्ट टूरिज़्म विलेज लिस्ट, और ये थर्ड एडिशन था। उसके अंदर किसको शामिल किया गया है? धोर्डो विलेज, जो कौन से डिस्ट्रिक्ट का है? कच्छ डिस्ट्रिक्ट का है, जो गुजरात के अंदर है। बराबर ना। राइट। दिस अनाउंसमेंट वॉज मेड ड्यूरिंग द यूएन वर्ल्ड टूरिज़्म ऑर्गेनाइजेशन जनरल असेंबली मीटिंग। कहाँ पे हुई थी? समरकंद, उज्बेकिस्तान के अंदर। बराबर ना। तो इस मीटिंग के दौरान ये लिस्ट अनाउंस किया गया जहाँ पे धोर्डो विलेज को शामिल किया गया है। बराबर ना। अभी हम धोर्डो विलेज के बारे में बात करते हैं। Total 54 villages from all the regions across the world were named in the list from almost 260 applications. टोटल 260 एप्लीकेशंस थी बेस्ट टूरिज़्म विलेजेस के लिए। बराबर ना, अक्रॉस द वर्ल्ड। और उसमें से 54 विलेज को शामिल किया गया इस लिस्ट के अंदर, और 20 विलेज हैव जॉइन द अपग्रेड प्रोग्राम। 20 विलेजेस को अपग्रेड प्रोग्राम के अंडर में शामिल किया गया है, और टोटल 74 विलेज आर नाउ पार्ट ऑफ द यूएन वर्ल्ड टूरिज़्म ऑर्गेनाइजेशन बेस्ट टूरिज्म विलेजेस नेटवर्क। बराबर ना। तो अभी यूएन वर्ल्ड टूरिज़्म ऑर्गेनाइजेशन के बेस्ट टूरिज़्म विलेजेस के नेटवर्क के अंदर में कितने विलेज शामिल हो चुके हैं? 74 विलेज शामिल हो चुके हैं। बराबर ना। राइट। उसमें से 54 वो इस लिस्ट में शामिल किए गए, बेस्ट टूरिज़्म विलेज के लिस्ट के अंदर शामिल किए गए, और 20 विलेज इस साल उन्होंने अपग्रेड प्रोग्राम के अंदर में उनको शामिल किया गया। बराबर ना। अगर मैं धोर्डो विलेज की बात करूं तो इट इज़ वेल नोन फॉर होस्टिंग द एनुअल रण उत्सव। आपने सुना होगा कच्छ के अंदर एक रण उत्सव होता है, वाइट डेजर्ट है। बराबर ना। तो वो जो विलेज है वो धोर्डो विलेज है, जो इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे है। बराबर ना। राइट। तो इट इज़ ये जो रण उत्सव है, इट इज़ अ वाइब्रेंट कल्चरल फेस्टिवल शोकेसिंग द रीजियंस ट्रेडिशनल आर्ट, म्यूजिक एंड क्राफ्ट स्पानिंग 5 लाख स्क्वायर मीटर। बराबर ना। 5 लाख स्क्वायर मीटर के इस एरिया के अंदर वाइट डिजर्ट फैला हुआ है, और रण उत्सव हर साल सेलिब्रेट होता है। और ये जो रण उत्सव है वो इस रीजन के ट्रेडिशनल आर्ट, म्यूज़िक और क्राफ्ट को शोकेस करता है। बराबर ना। ओके। अगर मैं बेस्ट टूरिज़्म विलेजेस अवार्ड्स के बारे में बात करूँ, जो यूएन वर्ल्ड टूरिज़्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हर साल दिया जाता है, तो 2021 से ही अवार्ड देना शुरू किया गया। तो बेस्ट टूरिज़्म विलेजेस बाय द यूएन वर्ल्ड टूरिज़्म ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ पार्ट ऑफ यूएन वर्ल्ड टूरिज़्म ऑर्गेनाइजेशन टूरिज़्म फॉर द रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम which fosters the development and inclusion in the rural areas, combat depopulation, advance innovation and value chain integration through tourism and sustainable practices। अभी आपने आप ऑब्जर्व करते होंगे कि अभी जो लोग हैं वो गांव से शिफ्ट होके शहर में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आजीविका को इम्प्रूव करने के लिए, लाइवलीहुड को इम्प्रूव करने के लिए, अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए। तो इसीलिए अगर कोई विलेज के अंदर ऐसे कोई इनिशिएटिव्स ले जाते हैं कि ताकि वहाँ पे डीपॉपुलेशन ना हो, राइट, वहाँ पे इनोवेशन का एडवांसमेंट हो, तो ऐसे विलेज को इस लिस्ट के अंदर शामिल किया जाता है। और स्पेसिफिकली अगर वहाँ पे टूरिज़्म डेवलप किया जा रहा है तो
ऐसे पर्टिकुलर विलेज को इस लिस्ट के अंदर में शामिल किया जा रहा है, बराबर ना। तो ये थर्ड एडिशन था जहाँ पे धोर्डो विलेज को शामिल किया गया है। द अवार्ड रिकॉग्नाइज द आउटस्टैंडिंग रूरल टूरिज्म डेस्टिनेशंस विद एक्रेडिटेड कल्चरल एंड नेचुरल एसेट्स, बराबर ना। द बेस्ट टूरिज्म विलेज नेटवर्क एक्ट एज अ प्लेटफॉर्म फॉर शेयरिंग द एक्सपीरियंसेस, बराबर ना। तो टोटल अभी तक 74 विलेज इस नेटवर्क के अंडर में शामिल किए गए हैं। ओके तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में अच्छे समझ में आया होगा। जो धोर्डो विलेज है कच्छ डिस्ट्रिक्ट का गुजरात के अंदर, बराबर ना, उसको यूएन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बेस्ट टूरिज्म विलेज के अंदर शामिल किया गया है, सिंपल, बराबर ना। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में अच्छे से समझ में आया होगा फ्रेंड्स। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली हमारे जो होम मिनिस्टर है अमित शाह के द्वारा इनोग्रेट किया गया इफ़को का नैनो डैप प्लांट गुजरात के अंदर, उसके बारे में बात करते हैं। तो अभी रिसेंटली इफ़को का एक प्लांट, और जो उस तरीके का पहला प्लांट है नैनो डैप प्लांट। डैप का फुल फॉर्म है डाई एमोनियम फोस्फेट, डाई एमोनिया फोस्फेट। और यहाँ पे ये जो डाई एमोनिया फोस्फेट है एक फर्टिलाइज़र है, और ये जो फर्टिलाइज़र है वो लिक्विड फॉर्म में है, बराबर ना, और नैनो पार्टिकल्स हैं। और पहली बार ये फर्टिलाइज़र लिक्विड फॉर्म में बनाया गया है, वो भी नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से। इसके लिए उसका नाम रखा गया है नैनो डैप प्लांट, बराबर ना। और ये अभी उसका प्रोडक्शन करने के लिए एक प्लांट बनाया गया है, और ये पहली बार ऐसा कोई टाइप का प्लांट बनाया गया है इंडिया के अंदर, और वो भी इफ़को के द्वारा। कहाँ पे बनाया गया है? कलोल गांधीनगर के अंदर, बराबर ना। और उसका उद्घाटन किया गया है हमारे जो अमित शाह है, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, बराबर ना, उनके द्वारा, राइट। और इस टाइप का नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस करता हुआ ये इफ़को का दूसरा प्लांट है। इफ़को ने 2022 के अंदर, मई 2022 के अंदर दुनिया का पहला नैनो यूरिया प्लांट बनाया था, वो भी कलोल के अंदर ही बनाया था, बराबर ना। और अभी कलोल के अंदर ही उसने नैनो डैप प्लांट बनाया है। ये इंडिया का पहला नैनो डैप प्लांट है, बराबर ना, ध्यान में रखना है। और ये जो प्लांट है वो इफ़को के द्वारा 300 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के ऊपर बनाया गया है, बराबर ना। द डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट इज़ ऑन द लाइन ऑफ द आत्मनिर्भर भारत विजन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और जैसे मैंने आपको बताया, दिस अ सेकेंड इफ़को प्लांट इन द गुजरात। मई 2022 के अंदर पीएम के द्वारा उद्घाटन किया गया था। इफ़को का जो प्लांट था वर्ल्ड का पहला प्लांट था जहाँ पे नैनो यूरिया लिक्विड बनाया जा रहा था, और यहाँ पे अभी नैनो डैप प्लांट डाई एमोनिया फोस्फेट लिक्विड फॉर्म में बनाया जा रहा है, बराबर ना, ध्यान में रखना है। ओके Okay, the plant will be produced 42 lakh bottles of the green technology nano diammonia phosphate, एक फर्टिलाइज़र है, उसकी 42 लाख बॉटल्स इस प्लांट के अंदर बनाई जाएगी एनुअली। ईच बॉटल रिप्लेस द 50 kg बैग ऑफ द ट्रेडिशनल डायमोनिया फोस्फेट फॉर द फार्मर्स। तो अभी जो डायमोनिया फोस्फेट की एक बैग 50 kg डेप वो पाउडर फॉर्म में आ रहा है, बराबर, जो फार्मर्स अभी यूज़ कर रहे हैं, उसकी जगह पे अभी फार्मर्स को एक बॉटल डेप लिक्विड फॉर्म में दिया जाएगा। द प्लांट विल बी प्रोड्यूस 5 करोड़ बॉटल्स ऑफ द नैनो डेप लिक्विड विच इज़ इक्विवेलेंट टू द 25 टन्स ऑफ द डायमोनिया फोस्फेट, बराबर ना। और नैनो डेप प्राइस एट ₹600 पर 500 ml, 500 ml का उसका जो प्राइस होगा वो कितना होगा? 600 रुपया। और ये जो ट्रेडिशनल डायमोनिया फोस्फेट था, जो उसकी जो बैग थी, और उसकी एक बैग की कीमत थी 1300 रुपया, बराबर। तो 50% कॉस्ट में फार्मर्स को मिलेगा वही क्वालिटी, लेकिन लिक्विड फॉर्म में। विथ दिस देयर विल बी अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन द डेप इम्पोर्ट एंड लोअर लॉजिस्टिक कॉस्ट एक्सपेक्टेड, बराबर ना। तो डायमोनिया फॉस्फेट की जो अभी हमको इम्पोर्ट जो करवानी पड़ रही है वो उसके अंदर भी रिडक्शन होगा, क्योंकि कम क्वांटिटी के अंदर, कम क्वांटिटी की रॉ मटेरियल के अंदर हम वही फार्मर्स की नीड को कंपेंसेट कर पाएंगे, बराबर ना। ओके, तो अगर मैं नैनो डेप की बात करूँ तो नैनो डेप क्या है? तो इट इज़ अ लिक्विड फर्टिलाइजर दैट कंटेन्स द नैनो पार्टिकल्स ऑफ द डायमोनिया फोस्फेट। इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ द नैनो टेक्नोलॉजी डेवलप्ड बाय द इफ़को, बराबर है। नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा ये प्रोडक्ट को बनाया गया है। और इट कंटेन्स 8% नाइट्रोजन, 16% फॉस्फेट्स एंड कंपेयर टू द 18% नाइट्रोजन एंड 46% फॉस्फोरस इन कन्वेंशनल ग्रेन्यूल बैग्स
जो कन्वेंशनल ग्रेन्यूल जो पाउडर फॉर्म में जो बैग्स हैं उसके अंदर 18% नाइट्रोजन होता है, 46% फॉस्फोरस होता है, उसकी जगह पे यहाँ पे 8% नाइट्रोजन और 16% फॉस्फोरस है। तो ज़मीन के लिए भी वो फ़ायदा कारक है, बराबर ना। नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की मात्रा कम है। और अगर मैं नैनो डेप की बात करूँ तो ये जो प्लांट है वो कहाँ पे एस्टेब्लिश किया जा रहा है, कलोल गांधीनगर के अंदर, बराबर ना, राइट। अगर मैं इफ़को के बारे में बात करूँ तो इफ़को के चेयरमैन है दिलीप संघानी और हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर और एस्टेब्लिशमेंट हुआ 1967 के अंदर, बराबर ना, ध्यान में रखना है। ओके, तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है फ्रेंड्स, बराबर। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली चीफ मिनिस्टर के द्वारा ग्रेस किया गया एक स्टेट लेवल अमृत कलश फेस्टिवल, जो कहाँ पे आयोजित किया गया था, अहमदाबाद के अंदर। और ये कौन से कैंपेन के अंडर में, मारी माटी मारो देश कैंपेन के अंडर में, बराबर ना। तो इसके बारे में बात करते हैं। तो विच इज़ द इनिशिएटिव विच इज़ ड्रिवन बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र भाई मोदी स्टैंड्स एज अ ट्रू ट्रिब्यूट टू द ऑल द वेलियंट सोल्जर्स हु गेव देयर लाइव्स फॉर द प्राइजलेस गिफ्ट ऑफ द फ्रीडम। तो यहाँ पे एक्चुअली मारी माटी मारो देश कैंपेन लॉन्च किया गया है। मारी माटी मारो देश कैंपेन, इस कैंपेन के अंडर में ये नेशनल लेवल पे कैंपेन लॉन्च किया गया है। और अभी ये जो हम न्यूज़ पढ़ रहे हैं वो अहमदाबाद में नेशनल लेवल के कैंपेन का एक पार्ट अहमदाबाद के अंदर एक एज अ फेस्टिवल इसको आयोजित किया गया। उस फेस्टिवल का नाम था अमृत कलश फेस्टिवल, क्योंकि इस मारी माटी मारो देश कैंपेन के अंडर में जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, जो इंडिया के फ्रीडम के लिए जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, तो जो उनका जो निवास स्थान है वहाँ से हर एक फ्रीडम फाइटर्स, बराबर ना, उनके निवास स्थान की वहाँ से उनकी जो जन्मभूमि है वहाँ से माटी को कलेक्ट करके एक कलश में फिलअप किया जाता है। फिर ये सभी कलश जो अलग अलग देश के कोने से कलेक्ट करके इस माटी को दिल्ली पहुंचाया जा रहा है। और दिल्ली में क्या कंस्ट्रक्ट करना है, तो दिल्ली में कंस्ट्रक्ट करना है अमृत वाटिका कंस्ट्रक्ट करना है इसी माटी के माध्यम से, बराबर ना। तो ये ऑब्जेक्टिव से मारी माटी मारो देश कैंपेन लॉन्च किया गया है, जहाँ पे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनकी जन्मभूमि के वहाँ से माटी को कलेक्ट करके इसको दिल्ली पहुँचाना है कलश के अंदर। और वो सभी कलश की माटी को साथ में मिला के उसका यूज़ करके एक अमृत वाटिका बनाना है, एक नेशनल वॉर मेमोरियम बनाना है दिल्ली के अंदर, बराबर ना, राइट। तो एक्चुअली ये अमृत फेस्टिवल के माध्यम से गुजरात के अंदर जितने भी फ्रीडम फाइटर्स के जितने भी जन्मभूमि है, बराबर ना, वहाँ से कलश को गुजरात के अंदर ये अहमदाबाद के अंदर ये फेस्टिवल जब आयोजन किया गया, बराबर ना, वहाँ पे लाया गया। फिर वहाँ से उसको दिल्ली पहुँचाया जाएगा और वहाँ से उसके माध्यम से अमृत वाटिका बनाया जाएगा, बराबर ना, एक नेशनल वॉर मेमोरियल बनाया जाएगा, सिंपल, बराबर ना। तो ये जो इनिशिएटिव था वो पीएम मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। और as a result of this campaign centered on showing the reverence for the motherland and honoring the brave heroes of the nation has fostered a heightened sense of the national unity among the people, बराबर ना, ओके। तो as a part of this campaign the रक्षक वीर्स ऑफ द नेशंस वेर ऑनर्ड, उनको ऑनर्ड किया जाएगा। एंड मल्टीट्यूड ऑफ द प्रोग्राम्स वेर ऑर्गेनाइज एट द वेरियस लेवल्स इनकम्प्रेसिंग द विलेजेस, पंचायत, तालुकास, अर्बन एरियाज, लोकल बॉडीज एज वेल एज एट द स्टेट एंड नेशनल लेवल्स। तो इसी मारी माटी मारो देश कैंपेन के अंडर में अलग अलग लेवल पे प्रोग्राम कंडक्ट किए जा रहे हैं, विलेज लेवल पे, पंचायत लेवल पे, तालुका लेवल पे, अर्बन एरिया लेवल पे, लोकल बॉडी लेवल पे। तो उसी का ये पार्ट है जो फेस्टिवल आयोजित किया गया है अहमदाबाद के अंदर, बराबर ना, जहाँ पे रक्षक वीर को ऑनर किया जा रहा है, बराबर ना। दिस कैंपेन विल लेंड प्रोफाउंड मीनिंग टू द सेलिब्रेशन ऑफ द आज़ादी का अमृत महोत्सव। और कलश फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ द नेशन विल बी सेंड टू द दिल्ली वेयर अमृत वाटिका विल बी क्रिएटेड यूजिंग द कलेक्टेड सॉइल नियर द नेशनल वॉर मेमोरियल, बराबर ना, राइट। और इट विल बी ग्रेट कन्विंशन दैट वी एक्सेप्ट दैट अमृत वाटिका अ प्रोजेक्ट इनिशिएटेड विद द प्राइम मिनिस्टर्स डिटर्मिनेशन विल स्टैंड एज अ सिंबल ऑफ एक भारत श्रेष्ठ भारत। ये जो अमृत वाटिका बनाया जाएगा वो कौन सा सिंबल का प्रतीक होगा, एक भारत श्रेष्ठ भारत, बराबर ना, ओके। और ये माटी को कलेक्ट करने के लिए कलश यात्रा के आयोजन किया गया है, बराबर ना। तो कलश यात्रा वर कंडक्टेड इन ओवर 15,000 विलेजेस अक्रॉस द स्टेट एंड शिला
ફોકમ્સ વેર કન્સ્ટ્રક્ટેડ ટુ કન્વે ધ સિગ્નિફिकेंस ऑफ दिस मार्टिर सेक्रीफाइस टू द नेक्स्ट जनरेशन। बराबर ना। टोटल 15,000 विलेज के अंदर, राज्य के अंदर 15,000 विलेज के अंदर कलश यात्रा का आयोजन किया गया था, जहाँ से माटी को कलेक्ट किया गया है और उसी माटी को अभी पहुँचाना है दिल्ली के अंदर। बराबर ना। Furthermore, the planting of the trees and the collection of the holy soil from the each village contributed to the creation of the Amrit Vatika, marking this as a historic festival। ये कौन बोल रहा है? जो हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर हैं जिन्होंने उद्घाटन किया इस फेस्टिवल का, उनके द्वारा बोला गया है कि ये जो हर एक जगह से माटी को कलेक्ट करना और वहाँ पे ट्री का प्लांटेशन करना एक अपने आप में एक हिस्टोरिक इवेंट है। बराबर ना। अ टोटल ऑफ 29,925 हीरोज, वेटरन्स एंड देयर फैमिलीज हैव बीन ऑनर्ड थ्रू द मारी माटी मारो देश इनिशिएटिव। इस इनिशिएटिव के माध्यम से कितने लोगों को ऑनर किया गया है? 29,925 फ्रीडम फाइटर्स है जो हमारे आज़ादी के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। उसके अलावा उसके बाद भी जितने भी ऑपरेशंस किए गए हैं, उन जो आर्म फोर्सेस के जो पर्सोनल्स हैं उनको भी यहाँ पे ऑनर किया गया है। बराबर ना। राइट, इस इनिशिएटिव के माध्यम से। ओके, तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में अच्छे समझ में आया होगा फ्रेंड्स। ओके, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली चीफ मिनिस्टर के द्वारा अप्रूव किया गया 37.8 करोड़ का बजट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द 16 पिलग्रिमेज साइट्स इन द रूरल एरिया। उसके बारे में बात करते हैं। तो एक्चुअली हमारे जो चीफ मिनिस्टर है भूपेंद्र भाई पटेल, उनके द्वारा जो स्मॉल टेम्पल्स हैं उनके रीडेवलपमेंट के लिए 37.80 करोड़ का बजट अनाउंस किया गया है। टोटल 16 पिलग्रिमेज साइट्स को रीडेवलपमेंट करने का प्रपोजल रखा गया था गुजरात पवित्र यात्राधाम डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा। बराबर ना। तो ये प्रपोजल को अप्रूव करते हुए ये डिसीजन लिया गया है कि 37.80 करोड़ का बजट अनाउंस किया गया है और ये 16 पिलग्रिमेज साइट्स को डेवलप करने के लिए। बराबर ना। तो अगर हम इस न्यूज़ को डिटेल में समझें तो गुजरात पवित्र यात्राधाम डेवलपमेंट बोर्ड, उनके द्वारा एक प्रपोजल्स रिसीव किए गए थे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द बोथ स्मॉल एंड लार्ज पिलग्रिमेज साइट फ्रॉम द वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस एंड द ट्रस्ट। तो वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा और ट्रस्ट के द्वारा हम कुछ प्रपोजल्स रखे गए थे किसके सामने? गुजरात पवित्र यात्राधाम डेवलपमेंट बोर्ड के सामने। और ये प्रपोजल्स को स्टेट असेंबली में प्रपोजल रखा गया और आफ्टर केयरफुल कंसिडरेशन चीफ मिनिस्टर श्री भूपेंद्र भाई पटेल ग्रांटेड इन प्रिंसिपल अप्रूवल टू अलोकेट 37.80 करोड़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द स्मॉल टेम्पल्स एट द विलेज लेवल इन द स्टेट। बराबर ना। और इसी प्रपोजल्स को ध्यान में रखते हुए हमारे चीफ मिनिस्टर के द्वारा इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया गया 37.80 करोड़ के बजट का फॉर द स्मॉल टेम्पल्स जो हमारे विलेज लेवल पे है उनको डेवलप करने के लिए। बराबर ना। ओके, और Chief Minister has granted in principle approval for the holistic development of the temples, allocating a total of 7.45 crore for the enhancement of the 4 temples in the वडोदरा डिस्ट्रिक्ट। उसमें से वडोदरा डिस्ट्रिक्ट में 4 टेम्पल है उनको डेवलप करने के लिए 7.45 करोड़ रुपये अलोकेट किया गया है। मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट के अंदर टोटल 6 टेम्पल है उनको डेवलप करने के लिए 15.66 करोड़ रुपये अलोकेट किया गया है। और उसके अलावा एडिशनल एन अमाउंट ऑफ 4.09 करोड़ वो अलोकेट किए गए फॉर डेवलपमेंट ऑफ द श्री भीटाडिया भान टेम्पल जो धोड़का तालुका अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, वहाँ पे अलोकेट किए गए हैं। और उसके अलावा 4.48 करोड़ श्री खोडियार माता मंदिर है और उसका एसोसिएटेड लेक है एट द वरुणा इन सामी तालुका पाटन डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वहाँ पे अलोकेट किए गए हैं। 1.64 करोड़ अलोकेट किए गए डेवलपमेंट वर्क ऑफ द श्री खोडलधाम टेम्पल, कहाँ पे? कागवाड़ के अंदर। 1.30 करोड़ फॉर डेवलपमेंट ऑफ द श्री रिद्धि सिद्धि गणपति मंदिर मेहसाणा मोडासा तालुका के अंदर। बराबर ना। तो ये कुछ जो छोटे टेम्पल्स है विलेज लेवल पे उनको रीडेवलप करने के लिए टोटल 17 करोड़ रुपये अलोकेट किए गए हैं चीफ मिनिस्टर के द्वारा। बराबर ना। किसके कहने पे? तो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस और ट्रस्ट के कहने पे एक प्रपोजल रखा गया था। किसके सामने रखा गया था? गुजरात पवित्र यात्राधाम डेवलपमेंट बोर्ड के सामने। बराबर ना। तो उनके कहने पे ये इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया है चीफ मिनिस्टर के द्वारा। बराबर। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में अच्छे से समझ में आया होगा फ्रेंड्स। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली गुजरात पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ एक्ट टू टेक इफेक्ट फ्रॉम 9 अक्टूबर, उसके बारे में बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो गुजरात पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ एक्ट
will be implemented across the entire state from 9th October. Less than a month of getting tabled and passed by the Gujarat Assembly, the state government stated Thursday. स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा क्या बोला गया है कि गुजरात पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ एक्ट उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा 9 अक्टूबर से ही, बराबर ना। एक महीने में उसको जब उसको प्रेजेंट किया गया इस बिल को, उसके एक महीने के अंदर ही उसको पास किया गया है पार्लियामेंट के अंदर, बराबर ना, स्टेट असेंबली के द्वारा। और ये एक्ट को 9 अक्टूबर से ही इफेक्ट मतलब इम्प्लीमेंट किया जाएगा, बराबर ना। तो गवर्नर आचार्य देवव्रत हैड गिवन his approval for the bill on 25 September after it was passed by the Assembly on the 16th September amid opposition from the Congress. Or the state government will be issue the model statutes and ordinances for the 11 public universities mentioned in the act within the short time. Minister of Higher Education and Technology ऋषिकेश पटेल stated on the Thursday, बराबर ना। तो एक्चुअली जो गुजरात गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर है हायर एजुकेशन और टेक्नोलॉजी के ऋषिकेश पटेल के द्वारा क्या बोला गया है कि ये जो एक्ट इम्प्लीमेंट होगा 9 अक्टूबर से, गुजरात पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ एक्ट, वो कितनी यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर लागू होगा? 11 यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर लागू होगा। और उनको कौन कौन से मॉडल ऑर्डिनेंसेस को, कौन कौन से मॉडल स्टैट्यूट्स को ओबे करना है, बराबर ना, वो जल्दी से इश्यू किया जाएगा, बराबर ना। ओके तो जो 11 यूनिवर्सिटीज़ है, बराबर ना, जिनके ऊपर ये एक्ट लागू होगा, वो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है? तो महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी जो बड़ौदा के अंदर है, उसके अलावा गुजरात यूनिवर्सिटी जो अहमदाबाद के अंदर है, भक्त कवि नरसिंह मेहता यूनिवर्सिटी जूनागढ़ के अंदर, श्री गोविंद गुरु यूनिवर्सिटी गोधरा के अंदर, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी आनंद के अंदर, वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी सूरत के अंदर, सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी जो राजकोट के अंदर है, महाराजा कृष्ण कुमार जी भावनगर यूनिवर्सिटी भावनगर के अंदर, हेमचंद्राचार्य नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी पाटण के अंदर, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी अहमदाबाद के अंदर, क्रांति गुरु श्यामजी कृष्ण वर्मा कच्छ यूनिवर्सिटी भुज के अंदर, बराबर। तो ये 11 यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर ये एक्ट लागू होगा। और ये जो एक्ट लागू होगा तो वो क्या रिप्लेस करेगा? तो वो सेनेट और सिंडिकेट को रिप्लेस करेगा विद द बोर्ड ऑफ द मैनेजमेंट दैट विल बी द प्रिंसिपल एग्जीक्यूटिव एंड फाइनल डिसीजन मेकिंग एंड पॉलिसी मेकिंग अथॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटी विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑल द अफेयर्स ऑफ द एंटायर यूनिवर्सिटी, बराबर ना। तो ये जो एक्ट है, तो अभी तक क्या था कि सेनेट और सिंडिकेट, फॉर एग्जांपल एक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर कोई भी ये 11 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अगर कोई भी चेंज लाना था, एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना था, तो कोई भी अगर कोई डिसीजन लेना होता था तो क्या करना पड़ता था? एक सेनेट बिठाना पड़ता था, एक सभा बिठानी पड़ती थी, बराबर ना। और उसके बाद वो सभा के अंदर जो डिसीजन आता था वही डिसीजन फाइनल डिसीजन होता था। लेकिन अभी उसको रिप्लेस किया गया है बोर्ड ऑफ द मैनेजमेंट, जो एक कंपनी एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर होता है, उसको उसके साथ रिप्लेस किया गया है। That will be the principal executive and final decision making and policy making authority of the university which is responsible for the all administrative work of the entire university, बराबर ना। और एक्ट इंश्योर करेगा यूनिफॉर्मिटी इन द एडमिशन स्टडी एंड एग्जामिनेशन सिस्टम अक्रॉस द 11 यूनिवर्सिटीज़। तो ये 11 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ये जो एडमिशन प्रोसेस है, स्टडी प्रोसेस है, एग्जामिनेशन प्रोसेस है, वो यूनिफॉर्म होगी, ये एक्ट के द्वारा इंश्योर होगा, बराबर ना, क्योंकि एक कॉमन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के द्वारा इसको हैंडल किया जाएगा, बराबर ना। और इस एक्ट के अंदर में क्या मैंडेट हुआ है कि 33% ऑफ द वुमेन मेंबर्स इन द अपॉइंटमेंट ऑफ द टीचर्स, प्रिंसिपल्स, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स एंड चेयरपर्सन्स। तो एक यूनिवर्सिटी का जो चेयरपर्सन है, प्रोफेसर्स है, यूनिवर्सिटी है, प्रिंसिपल्स है, टीचर्स है, ये सभी के अपॉइंटमेंट के अंदर मिनिमम 33% वुमेन मेंबर्स होने चाहिए, ये एक्ट मैंडेट करेगा, बराबर ना। ओके कि वाइल द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डायरेक्टेड द वाइस चांसलर्स, अभी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किसको बोला गया है कि वाइस चांसलर्स जो अभी हैं यूनिवर्सिटीज़ के, ये 11 यूनिवर्सिटीज़ के, बराबर ना, उनको एक बोर्ड ऑफ द मैनेजमेंट को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए बोला गया है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल को बनाने के लिए बोला गया है, एकेडमिक काउंसिल को बनाने के लिए बोला गया है, और अदर कमिटीज़ को बनाने के लिए बनाने के लिए बोला गया है। कितने दिन के अंदर? विद इन 30 डेज ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट, बराबर ना। तो जो बोर्ड ऑफ द मैनेजमेंट, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, एकेडमिक काउंसिल, ये सब बनाना है किसको? वाइस चांसलर्स को। कितने दिन के अंदर? 30 दिन के अंदर। जब भी ये एक्ट इम्प्लीमेंट होगा, मतलब 9 अक्टूबर से, उसके 30 दिन के अंदर, मतलब 9 नवंबर तक, ये वाइस चांसलर्स जो रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज़ के हैं उनको बोर्ड ऑफ द मैनेजमेंट अपॉइंट करना है, बराबर ना, राइट।
कि यूनिवर्सिटीज़ विल बी हैव ऑटोनॉमी, यूनिवर्सिटीज़ को ऑटोनॉमी दी गई है टू इनिशिएट द न्यू प्रोग्राम, कोर्सेज, ग्रांट डिग्रीज टू द एक्सटर्नल स्टूडेंट्स, डेवलप ऑनलाइन कोर्सेज एंड कंडक्ट द डिस्टेंस लर्निंग। तो ये सब कोर्सेज के लिए उनको ऑटोनॉमी दी गई है, बराबर ना। द एक्ट ऑल्सो ऑथराइज द वाइस चांसलर आफ्टर अप्रूवल फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स कमेंसमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूट एनी अथॉरिटी और बॉडी दैट कुड नॉट बी कॉन्स्टिट्यूट इन अकॉर्डेंस विद इट्स प्रोविजंस फॉर द 1 ईयर पीरियड, बराबर ना, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी रिसेंटली स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एक एक्ट पास किया गया है स्टेट असेंबली के अंदर, गुजरात पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ एक्ट, जो 9 अक्टूबर से इफेक्टिव हो रहा है, बराबर ना, ध्यान में रखना है। 11 यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर ये लागू होगा। चलो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स, राजकोट क्रिकेट स्टेडियम के ऊपर, उसके बारे में बात करते हैं, बराबर ना। तो इन अ हार्टफीट ट्रिब्यूट टू द मैन whose dedication and commitment to the sport of the cricket have been unwavering for the decades, Saurashtra Cricket Association announced the renaming of its stadium to the निरंजन शाह स्टेडियम, बराबर ना। तो जो सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन का जो स्टेडियम है राजकोट के अंदर, उसको रीनेम किया गया है, क्या नाम रखा गया है, निरंजन शाह स्टेडियम के ऊपर उसका नाम रखा गया है, बराबर ना, जो राजकोट के अंदर है। दिस डिसीजन वॉज यूनिवर्सली अप्रूव्ड ड्यूरिंग द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द एसोसिएशन, acknowledging the Mr. निरंजन शाह's outstanding contribution as an administrator for the सौराष्ट्र क्रिकेट। तो सौराष्ट्र क्रिकेट के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है, उनको अकोनोलेज करने के लिए मिस्टर निरंजन शाह के नाम के ऊपर ये स्टेडियम का नाम रखा गया है, बराबर ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है उन्होंने सौराष्ट्र क्रिकेट को डेवलप करने के लिए, राइट। The decision of to rename the stadium is fitting tribute to the man who has played an instrumental role in shaping the cricket landscape of the Saurashtra, बराबर। Niranjan Shah's journey in the cricket administration is a testament to his relentless passion and love for the game. He has tirelessly worked behind the scene to nurture and promote the cricket in the region, बराबर ना। तो उन्होंने बहुत ही बिहाइंड द सीन काम किया है, वो कोई क्रिकेटर नहीं है, लेकिन उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए अंदर इतना अच्छा काम किया है, उन्होंने क्रिकेट को अपने रीजन के अंदर इस तरीके से प्रमोट किया है ताकि वो नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे वहाँ के खिलाड़ी अच्छा काम कर सके, बराबर ना, राइट। तो ये जो क्रिकेट स्टेडियम का जो रीनेम किया गया, वो स्टेडियम कब बनाया गया था, 2013 के अंदर, और वहाँ पे बहुत सारे इंटरनेशनल मैचेस खेले जा रहे हैं और उसका नाम अभी निरंजन शाह स्टेडियम रखा जाएगा, बराबर ना, राइट। तो बहुत सिंपल न्यूज़ थी कि सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा राजकोट का जो क्रिकेट स्टेडियम है उसका नाम रखा गया है निरंजन शाह स्टेडियम, जो एक एडमिनिस्ट्रेटर हैं और उनके आउटस्टैंडिंग वर्क को अक्नॉलेज करने के लिए ये डिसीजन लिया गया है, बराबर ना, ओके। हमारे नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली पीएम मोदी के द्वारा अनवेल किया गया न्यू गरबा सॉन्ग विच इज पेंड बाय हिम, उस गरबा सॉन्ग का नाम क्या था, माड़ी, बराबर ना, उसके बारे में बात करते हैं। तो एक्चुअली अक्टूबर के दौरान जो नवरात्रि सीजन्स थी, बराबर ना, और आपको पता ही है कि नवरात्रि गुजरात का कल्चरल फेस्टिवल है, और उसी नवरात्रि के दौरान शरद पूर्णिमा के अवसर पे गुजरात के राजकोट के अंदर एक गरबा का आयोजन किया गया था। वहाँ पे उस गरबा नाइट के दौरान टोटल 1.21 लाख लोग एक ही ग्राउंड के ऊपर वहाँ पे एक साथ मिलके उन्होंने गरबा गाए थे, बराबर ना। और एक्चुअली ये इवेंट इतना ख़ास क्यों बना, क्योंकि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड एस्टैब्लिश हुआ है कि एक ग्राउंड पे एक साथ 1.21 लाख लोग मिल के गरबा गा रहे हैं, बराबर ना। और यहाँ पे एक्चुअली ये इतने ज़्यादा मात्रा में लोग आने के लिए क्यों मजबूर हुए, क्योंकि यहाँ पे जो एक गरबा गाया गया था उसमें से एक गरबा सॉन्ग लिखा गया है पीएम मोदी जी के द्वारा, और इस गरबा सॉन्ग का नाम क्या था, माड़ी, बराबर ना। तो ये माड़ी सॉन्ग पीएम मोदी जी के द्वारा और उनके साथ जो बॉलीवुड के प्रख्यात सिंगर हैं पार्थिव गोहिल, बराबर ना, दोनों ने साथ में मिलकर ये सॉन्ग गाया था इस गरबा इवेंट के दौरान, बराबर ना। तो पीएम मोदी जी के द्वारा ये गरबा सॉन्ग लिखा गया था माड़ी, और इसको गाया गया था मोदी जी के द्वारा और रिनोन बॉलीवुड सिंगर पार्थिव गोहिल के द्वारा ये गरबा इवेंट के दौरान, जो कहाँ पे आयोजित किया गया था, राजकोट के अंदर। और वहाँ पे 1,21,000 लोग साथ में मिल के एक ही ग्राउंड के ऊपर
इस सॉन्ग के ऊपर उन्होंने गरबा गाए थे, बराबर ना। तो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है, ध्यान में रखना है, बराबर ना। ओके, तो बहुत सिंपल न्यूज़ था लेकिन इंपॉर्टेंट न्यूज़ था, बराबर ना। ओके, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री जी द्वारा फ्लैग ऑफ किया गया गुजरात का फर्स्ट हेरिटेज ट्रेन विच ब्रिंग द टूरिस्ट टू द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, बराबर ना। एक्चुअली अहमदाबाद से एकता नगर, जहाँ पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आया हुआ है, बराबर ना। तो ये अहमदाबाद से एकता नगर के बीच में एक गुजरात की पहली हेरिटेज ट्रेन रन की गई है, उसका उद्घाटन किया गया है, जिसको फ्लैग ऑफ किया गया है प्रधानमंत्री जी के द्वारा, बराबर ना। और ये जो ट्रेन है वो मात्र 3 कोच ट्रेन है, विल नॉट हैव एनी स्टॉप्स ऑन इट्स 182 किलोमीटर जर्नी बिटवीन एकता नगर एंड अहमदाबाद और एकता नगर बीच में उसका कोई भी स्टॉप नहीं होगा, बराबर ना। 182 किलोमीटर का जर्नी है और मात्र 3 कोच की ये ट्रेन है। एक्चुअली लग्जरियस हेरिटेज ट्रेन है, बराबर ना। जो स्पेसिफिक अगर किसी को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखने के लिए जाना है तो वो इस ट्रेन में बैठेगा, और अगर एकता नगर से किसी को अहमदाबाद के हेरिटेज को देखने के लिए जाए वो इस ट्रेन में बैठेगा। 182 किलोमीटर का ये जर्नी के बीच में कोई भी स्टॉप नहीं आएगा, बराबर ना, राइट। तो पीएम मोदी ऑन ट्यूसडे फ्लैग ऑफ द गुजरात फर्स्ट हेरिटेज ट्रेन दैट विल बी रन फ्रॉम द अहमदाबाद टू द एकता नगर, बराबर ना। और एकता नगर के अंदर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आया है, और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आपको पता ही है वो मेमोरियल ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल है, बराबर ना, राइट। तो 3 कोच हेरिटेज ट्रेन विल बी होल्ड बाय एन इलेक्ट्रिक इंजन। तो ये जो ट्रेन है वो वैसे तो इलेक्ट्रिक इंजन है, लेकिन उसका जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो ऐसा बताया गया कि वो स्टीम इंजन है, जो पुराने ज़माने में होता था ना, ऐसा स्टीम इंजन है, ऐसा उसका डेमोन्स्ट्रेशन है, लेकिन है इंजन इलेक्ट्रिक इंजन। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये लग रही है कि भाई ये स्टीम इंजन है, लेकिन ये इलेक्ट्रिक इंजन है। यहाँ पे धुआं भी निकलता है, लेकिन ये सब जस्ट एक ऐसा लुक दिया गया, ऐसी फीलिंग दी गई कि ये स्टीम इंजन है, बराबर ना। आप इसकी लग्जरियस फैसिलिटी दे सकते हो, बराबर ना। ये उसका डाइनिंग एरिया है, और ये पूरा ये 3 कोच की ये ट्रेन है, और उसका जो इंटीरियर है वो ऐसा दिख रहा है, बराबर ना। 182 किलोमीटर का डिस्टेंस विदाउट एनी स्टॉप अहमदाबाद से एकता नगर के बीच में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखने के लिए ये स्पेसिफिक ट्रेन बनाई गई है, बराबर ना, राइट। The 3 coaches have 48 seats each, and tourists can enjoy a cup of tea and snacks in the 28-seater AC रेस्टोरेंट डाइनिंग कार। तो एक्चुअली एक कोच में डाइनिंग हॉल भी बनाया गया है, 28 सीटर का AC रेस्टोरेंट भी बनाया गया है, बराबर ना, विथ टीक वुड डाइनिंग टेबल्स एंड 2-सीटर कुशन सोफास, बराबर ना। तो डाइनिंग टेबल्स और कुशन सोफास की फैसिलिटी के साथ एक रेस्टोरेंट भी बनाया गया है, AC रेस्टोरेंट, बराबर ना, 28 सीटर का। द ट्रेन विल बी प्ले एज अ वीकली सर्विस ऑन संडेज फ्रॉम नवंबर 5 नवंबर से वो हर संडे ये ट्रेन अहमदाबाद से एकता नगर के बीच में रन होगी, बराबर ना, राइट। ऑल द कोचेस हैव टीक वुड इंटीरियर्स डिज़ाइन एट द इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, कहाँ पे, चेन्नई के अंदर। तो ये जो सभी जो टीक वुड इंटीरियर्स है वो कहाँ पर डिज़ाइन किए गए हैं, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पे, चेन्नई के अंदर है, वहाँ से डिज़ाइन किए गए हैं, बराबर ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट गुजरात का फर्स्ट हेरिटेज ट्रेन जो अभी रन किया गया है अहमदाबाद से एकता नगर के बीच में, और जो ट्रेन के इंटीग्रेट जो टीक वुड इंटीरियर्स है वो चेन्नई के अंदर डेवलप किए गए हैं। जो ट्रेन है उसके अंदर 3 कोच है, हर एक कोच के अंदर 48 सीट्स हैं, और एक रेस्टोरेंट है, AC रेस्टोरेंट, जहाँ पे 28 सीट्स की डाइनिंग टेबल्स है, बराबर ना, और उसके अलावा सीट्स कुशन सोफास भी उसके अंदर अवेलेबल है, बराबर ना, राइट। तो ऐसी लग्जरियस हेरिटेज ट्रेन पहली बार भारत के अंदर अहमदाबाद से एकता नगर के बीच में दौड़ेगी, राइट ना। ओके, चलो, तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में अच्छे से समझ में आया होगा। तो आई थिंक आज की सभी न्यूज़ के अंदर आपको अच्छे समझ में आया होगा फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।